चलिए, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से लाइव आएंगे और आज के इस सेशन देखेंगे। स्टार्ट करें। तो हम बात कर रहे थे टेंस को लेकर। सबसे पहले तो आज का जो अपना टॉपिक है वो टेंस है। इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा दिया है, नाउन मैंने आपको करवा दिया है, प्रोनाउन मैंने आपको करवा दिया है। जितना आपको आवश्यकता है उतना मैंने करवाया। हालांकि मैं नीड होगी और अपडेट। ठीक। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है टेंस, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं आप टेंस कितने होते हैं, यहाँ पर अगर मैं हम आपसे बात करना चाहें तो यहाँ लिखा है मैंने प्रेजेंट, यहाँ लिखा है पास्ट और यहाँ लिखा है फ्यूचर। प्रेजेंट आपका ये है, पास्ट आपका ये है और फ्यूचर आपका ये। ठीक है, तो हमने दिया कि साहब प्रेजेंट है, पास्ट है और क्या ही आपका फ्यूचर है। अब ध्यान से समझना, ये प्रेजेंट होता क्या है एक्चुअल में, पास्ट होता क्या है एक्चुअल में और फ्यूचर होता क्या है। प्रेजेंट वो होता है जो अभी हमारी आंखों के सामने हो रहा है, दैट इज ये आपका क्या हो गया भाई, प्रेजेंट हो गया। अब ये पास्ट क्या होगा, ये जब आपका प्रेजेंट पुराना हो जाएगा ना, ये जब आपका प्रेजेंट पुराना होता है तो ये ऑटोमेटिकली पास्ट में जाता है। यानी प्रेजेंट का पुराना वर्जन आपका पास्ट होता है, ये समझिए। अगर कोई भी प्रेजेंट है और अगर प्रेजेंट का जो पुराना होता है वही आपका किस में जाता है, पास्ट में। फ्यूचर जो होता है वो किसी ने देखा ही नहीं है, ये एक ड्रीम है, एक सपना है, इसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं। इस बात का ये कहना है, ड्रीम ही होगी, इसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध। प्रेजेंट समझ गए आप, पास्ट आप समझ गए, फिर आप। अब मैं आपको थोड़ा आगे और लेकर चलता हूं। यहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कि जैसे मैं यहाँ चार नाम लिखता हूँ, ध्यान रखना। इंडेफिनाइट, पहला नाम जोर से बोलो क्या लिखा हुआ है, इंडेफिनाइट लिखा हुआ है। दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है आपका, कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। तीसरा नाम क्या लिखा हुआ है आपका, परफेक्ट लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है आपका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। ये अपने पास चार नाम हैं, डेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मान लो इन चारों के आगे अगर आपने प्रेजेंट लगाया ना, तो ये चारों प्रेजेंट के बन जाएंगे। इन चारों नाम के आगे अगर आपने पास्ट लगाया तो ये पास्ट के बन जाएंगे। अगर इस चारों नाम के आगे आपने फ्यूचर लगाया तो फिर ये फ्यूचर बन जाएगा। तो प्रेजेंट अगर इन चार के आगे हम बोलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं चार के आगे अगर हम पास्ट को बोलेंगे तो पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। ये रहे यहाँ तक की बात। अगर फ्यूचर बोल दिए इन चार के आगे तो फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इंडेफिनाइट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। अब यहाँ आप समझिएगा, यहाँ मैंने दो वर्ड लिखे हैं, डू और डज। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि डू डज का पास्ट क्या होता है, आप मुझे ये बताओ। तो डू डज का पास्ट होता है आपका डिड। क्या होता है, डिड होता है। डू डज का पास्ट क्या हो गया, डिड हो गया। सेम चीज मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, मुझे आप क्या करो, इजेमार का पास्ट बताओ कि इजेमार का पास्ट क्या होता है। तो आपने जवाब दिया कि साहब इजेमार का जो पास्ट होता है वो वोजवर होता है। फिर यहां मैंने लिखा कि साहब हैज और हैव क्या होता है। तो हैज हैव का पास्ट क्या होता है आपका, हैड होता है। फिर यहां मैंने लिखा है हैज बीन और फिर यहां पे लिखा है मैंने हैव बीन।
हैज बीन और हैव बीन। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, हैड बीन लिखा हुआ है। तो डू और डज हो गया, तो डिड तो ये हो गया, इजेमार क्या हो गया आपका, वोजवर हो गया, हैजेव क्या हो गया आपका, हेड हो गया, हैज बीन हैव बीन क्या हो गया आपका, हेड बीन हो गया। इसको मैं इतना लिखूंगा नहीं क्योंकि ये जगह ज्यादा खा गया, एकदम बिगाड़ दे। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर हैज और हैव और हैजेव के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ बीन कर दिया, वैसे ही यहाँ मैंने किया हैड बीन। तो हैज बीन और हैव बीन का पास्ट क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन का पास्ट हो गया आपका हैड बीन। फिर यहां मैंने एक और वर्ड लिखा विल और शैल, क्या लिखा, विल और, दूसरे ही नाम पे मैंने कर दिया विल और शैल के बाद मैं क्या एड ऑन करूंगा, बी, दोनों के आगे। थर्ड टाइम के अंदर मैं यहां पे लिखूंगा विल हैव और साथ ही साथ क्या कर दूंगा मैं, शैल हैव कर दूंगा, पहली बात तो ये। फिर यहां मैं करूंगा आपका विल हैव बीन और साथ ही साथ आपका शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन भी मैं यहां पर। अब यहां देखिएगा इन सबसे ऊपर तो मैंने लिखा है भाई प्रेजेंट, ठीक है, यहां मैंने लिखा है पास्ट, ओके, और यहां लिखा है मैंने फ्यूचर, ये भी डन है, ठीक। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यहां पर मैंने लिखा है। मतलब समझ रहे हो आप कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मैंने यहां लिखा है। ये क्या है, डू और डच, ये सारा का सारा डिपार्टमेंट प्रेजेंट का है। अगर कहीं पर भी आपको डू डच आ जाए तो समझ जाओ प्रेजेंट है, इजेमार आ जाए तो समझ जाओ प्रेजेंट है, हेजेब आ जाए तो समझ जाओ प्रेजेंट है, हैज बीन हैव बीन आ जाए तो समझ जाओ प्रेजेंट, अगर कहीं डिड आ जाए तो समझ जाए कि पास्ट है, और साथ ही साथ वोजवर आ जाए तो समझ जाओ कि पास्ट, हेड आ जाए तो पास्ट और हेड बिन आए तो पास्ट, विल और शेल आए तो फ्यूचर होगा, विल हैव विल बी शेल भी होगा तो भी फ्यूचर होगा, विल हैव बीन शेल हैव बीन होगा तो भी फ्यूचर होगा, विल हैव शेल होगा तो भी फ्यूचर। ये सब हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये सब की सब हेल्पिंग वर्ब है। अब समस्या ये है कि अगर ये सब हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इन सब के साथ मेन वर्ब की फॉर्म तो आएगी। तो प्रॉब्लम यह है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। अगर ये सब हेल्पिंग वर्ब है तो इन सब के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीन फॉर्म होती है मेन वर्ब। आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब में, लगता है एसईआईएस भी होता है। अब यहां पर यही हमें ध्यान रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो डू डच के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरी बात ये देखो, हमने वहां क्या देखा था कि एक तो होता है इंडेफिनाइट, ये आ गया, दूसरा क्या था आपका कॉन्टिन्यूअस, ये आ गया, तीसरा क्या था आपका परफेक्ट, ये आ गया, और चौथा क्या था आपका परफेक्ट, तो एक था, और साथ ही साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये आ गया। तो यहाँ डू और डज दिया हुआ है, इजेमार दिया हुआ है, हैज हैव दिया हुआ है, हैज हैव प्लस बीन दिया हुआ है। यहाँ आप एक बात बड़े ध्यान से समझना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जितने बढ़िया हो सके उतने बढ़िया तरीके से आप ये सीखना है। यहाँ कि डू और डच के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यह है प्रेजेंट का इंडेफिनाइट, यह है पास्ट का इंडेफिनाइट, ये पूरी की पूरी लाइन ही इंडेफिनाइट है। पूरी लाइन क्या है, ये इंडेफिनाइट है। कंप्लीट जो लाइन दी गई है ये सारी ही इंडेफिनाइट है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, फर्क इतना सा है कि एक प्रेजेंट का इंडेफिनाइट है, एक पास्ट का इंडेफिनाइट है, और एक फ्यूचर का इंडेफिनाइट है। वैसे ये सब कॉन्टिन्यूअस है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। वही एक प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, एक पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है कि साहब प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है, और साथ ही साथ मान लीजिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का क्या है, परफेक्ट है। वैसे ही प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और ये फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये सब हेल्पिंग वर्ब है, तो इनके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो एक्चुअल में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा ये डिपेंड करेगा। यहां पर देखो,
इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपसे कहा कि इजेमार के साथ क्या लगता है भाई, इजेमार के साथ आईएनजी लगता है, तो फिर वोजवर के साथ क्या लगेगा, वोजवर के साथ भी आईएनजी लगेगा। फिर विल बी शैल बी के साथ क्या लगेगा, विल बी शैल बी के साथ भी आईएनजी लगेगा। हैज़ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो फिर हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैज बीन हैव बीन के साथ क्या आता है, आईएनजी फॉर्म। हैड बीन के साथ क्या आता है, आईएनजी फॉर्म, और विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ क्या आता है, आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए कि अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो पास्ट इंडेफिनिट, और फर्स्ट फॉर्म का पास्ट होता है सेकंड फॉर्म। तो कुल मिलाकर डू डच का पास्ट क्या हुआ, डिड। इजेमार का पास्ट क्या हुआ, वॉजवर। हेजेव का पास्ट क्या हुआ, हेड। हैज बीन हैव बीन का पास्ट क्या हुआ, हैड बीन। फर्स्ट फॉर्म का पास्ट क्या हुआ, सेकंड फॉर्म। बाकी सब आपके सामने है यहाँ पर। अब आपको ये याद रहना जरूरी है कि डू डच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इजेमार के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, हेजेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, याद होना बड़ा जरूरी है। चलो चलते हैं आगे। अब बात आती है सबसे पहले अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की, जिसको हम डील करने वाले। तो यहां लिखा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनाइट। इसी को ही कई बार क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी ये जाना जाता है। नाम में कुछ नहीं रखा, सब कुछ काम में रखा होता है। अगर आपको ये टेंस भी याद नहीं रहना कि साहब ये टेंस कौन सा है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं आने वाला। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपसे ये याद रखना है कि साहब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कि साहब डू और डज होती है। इसकी मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगता है, या फिर आई एस लग जाता है। फिर ये भी पता होना चाहिए कि डू और डज में से सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो सिंगुलर होती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई एस लगने के बाद सिंगुलर होती है। ठीक है, ये है मैं। तो अब यहां पर देखिएगा कि कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है, तो याद रखना वो वर्ब सिंगुलर होती है जिस वर्ब के पीछे लास्ट में एस आता है, कोई वर्ब क्या होगी आपकी, सिंगुलर होगी। ये याद रखो कि साहब वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, पता कैसे चलेगा मुझे, कोई सी भी वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है इस बात का पता चलेगा अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में एस आ जाए। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस आ रहा है तो समझ जाओ वो वर्ब आपकी क्या होगी, सिंगुलर। उस हिसाब डू और डज में से आपसे पूछा जाए कि साहब डू और डज में से सिंगुलर क्या है, तो तुम ये चेक करो कि एस किसके पीछे है। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, उसमें एस या एस लग जाए तो लास्ट में एस आएगा, इसलिए फिर ये सिंगुलर होती है। जैसे मान लो यहां मैंने आपके सामने लिखा जैसे गिव, और मैंने कहा कि गिव और गिव्स दो वर्ड है, अब बताओ सिंगुलर कौन प्लूरल कौन है। फिर इसके बाद यहां लिखा है मैंने टेक, और यहां लिखा है मैंने टैग्स। टेक और टैग्स में से सिंगुलर कौन है, तो यहां लिखा हुआ है। फिर यहां पे लिखा हुआ है यहाँ कम और कम्स, अब मैंने कहा यार सिंगुलर कौन है। गो और गोस की बात करें तो अब बताओ सिंगुलर कौन है। इसमें एस लग रहा है तो ये सिंगुलर है, इसमें एस लग रहा है तो ये सिंगुलर है, इसमें एस लग रहा है तो ये सिंगुलर है, इसमें एस लग रहा है तो ये सिंगुलर। जिस वर्ब के पीछे एस दिख जाए ना वही वर्ब सिंगुलर है। तो फिर आपका ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। 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 तो आपको ये समझ में आ गया
कि कौन तो आपका सिंगुलर है और कौन आपका प्लूरल है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ठीक है साहब, सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गई। चलें अब आगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। डन है। तो ये समझ में आ गया कि आपकी वर्ब सिंगुलर कौन सी होगी और प्लूरल कौन सी होगी। जैसे और देख लो, मैंने लिखा आर्ग्यू और यहाँ लिख दिया मैंने आर्ग्यूज। ये सिंगुलर है भाई और ये प्लूरल है। मैंने लिखा अग्री, अग्री यानी सहमत होना, और यहाँ लिखा मैंने अग्रीज, का मतलब भी होता है सहमत होना, तो ये सिंगुलर है और ये क्या है आपका प्लूरल है। तो ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे आगे बात करना चाहूँ तो देखिएगा, इसकी दो तीन चीजें याद रखोगे आप। सबसे पहली चीज पॉइंट एस एस और दूसरा पॉइंट पी पी। साहब एस एस क्या होता है? एस एस का मतलब होता है सिंगुलर सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर सिंगुलर। खाली याद रखो, अभी कुछ नहीं करना, समझ में जब आएगा जब मैं समझाऊंगा, अभी केवल सुनना है। फिर क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? प्लूरल प्लूरल का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट, अब देखना, इसका मतलब ये होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फिर आपकी वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो फिर आपकी वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ दो चीज ध्यान रखो। वर्ब, वर्ब हमेशा, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, के अनुसार आती है। पहली बात तो यही है कि जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। दूसरी चीज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, किया जाता है। यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। फिर आता है यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज आएगा। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी क्रिया होती है, कुल मिलाकर ये याद रखो। जैसा सब्जेक्ट होता है, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी क्रिया होती है, सी क्रिया होती है। ये नोट्स प्योरीफाई नोट्स है, इनसे कम कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं डिट्टो एग्जाम के लायक ही पढ़ाऊंगा, कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसी क्रिया होती है।
लो भाई, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे इसके बाद। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, एक्चुअल में आप कहोगे कि सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ होता है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब होता है, डू या डज का यूज कब होता है। कुल मिलाकर ये हमें सीखना है, एग्जाम में यही आता है कि ये टेंस कहाँ पर यूज किया जाता है। अब या तो इसको ऐसे याद कर लो कि डू डज कहाँ आता है, या फिर इसको ऐसे याद कर लो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज कहाँ होता है। दोनों एक ही बात है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज कहाँ। टेंस के हिसाब से अगर इनके नाम याद रखते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको गोली मार दो। तुम केवल ये याद रखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस कब आता है, किस टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो पहला यूज किया जाता है इसका यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य के लिए इसका यूज किया जाता है। साहब सार्वभौमिक सत्य क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है कि ऐसा सत्य जिसको कोई नहीं बदल सकता, ऐसा सत्य जिसको कोई नहीं बदल सकता, ऐसा सत्य जिसको कोई भी नहीं बदल सकता, वही सार्वभौमिक सत्य होता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा, द सन राइज, या इसको ऐसे कर लो, द सन इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ये क्वेश्चन नंबर एक आ गया अपने पास। ऑप्शन नंबर ए राइज आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइजेज आएगा, ऑप्शन नंबर सी राउज आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइजन आएगा। तो सबसे पहले तो ये पढ़ो कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस कि द सन इन द ईस्ट, यानी जो सूर्य होता है वो ईस्ट में राइज होता है, सूर्य ईस्ट में राइज होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य ईस्ट में राइज होता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये पता लगाना है कि यार सब्जेक्ट क्या है। हर चीज में ये पता होना चाहिए आपको, सब्जेक्ट क्या है। पता लग गया कि साहब इसका सब्जेक्ट तो सन है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात, सन है। सन क्या है? सिंगुलर है, एक ही तो सूर्य है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मतलब यहां पर जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज। ये है। चलो जी आगे बढ़ लेते हैं। तो सही आंसर क्या? राइज हो नहीं सकता क्योंकि ये प्लूरल है। हाँ राइजेस हो सकता है क्योंकि इसमें एस लग रहा है, तो ये क्या है? बाकी आंसर होगा ही। दूसरा देख लो, द सन, बताओ सेट आएगा या सेट्स आएगा। मैं क्वेश्चन हर टाइप के एंगल से करवाऊंगा, ध्यान रखना। क्यों? अगर हर टाइप का क्वेश्चन होगा ना तो मौज उड़ जाएगी तुम लोगों के। अब मैंने आपसे कहा कि सेट आएगा या सेट्स आएगा, मुझे तो केवल इतना सा बता दो क्या आंसर आपका क्या होगा। यहां पर देखो सन क्या है, ये सन सिंगुलर है, वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। जिसके पीछे एस होता है वो सिंगुलर है, यानी सेट्स आंसर होगा। नंबर 3 देखो आप, द अर्थ मूव
अराउंड द सन, द अर्थ मूव अराउंड द सन। सब्जेक्ट क्या है? अर्थ है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी मूव का आंसर क्या होगा? मूव्स होगा। देखो 3 सेंटेंस यहाँ मैंने लिखे हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेस इन द सॉरी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये देखो सार्वभौमिक सत्य है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर सूर्य में उदय हो रहा है तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इंसान क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें हम कुछ भी नहीं कर। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जो सार्वभौमिक सत्य का, अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जो बिल्कुल इस कैटेगरी का हो कि उसमें वो सार्वभौमिक सत्य है, उसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, तो फिर वहां पर प्रेजेंट सिंपल ही होगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा। अब सब वर्ब अगर सब्जेक्ट आप, तो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, यही याद रखना है। आ गई साहब यहाँ तक की बात समझ? अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखो, साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब होता है वैज्ञानिक तथ्य। मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा, या वैज्ञानिक तथ्य यानी वैज्ञानिकों के द्वारा जितने भी तथ्य दिए गए हैं, वैज्ञानिकों ने जो फैक्ट दिए हैं, उन सबको हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस और जरूरत पड़े तो आई एस से लिखते हैं। अभी मैं ये भी बता दूंगा कि एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, आई एस कहाँ लगेगा। तो पहला पॉइंट यहां पर आया, वाटर बॉइल, वाटर बॉइल 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, यहाँ वाटर, तो वाटर क्या है अपने आप में? वाटर एक अनकाउंटेबल है, और अगर वाटर अनकाउंटेबल है तो याद रखना है, अनकाउंटेबल ऑलवेज क्या माने गए हैं? अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर माने जाते हैं, होते नहीं है, बस माने जाते हैं। तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। तो वाटर आपका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर माना जाएगा, तो वाटर के साथ में आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ बॉइल्स आ जाएगा। क्यों ऐसा लगेगा? सिंगुलर है वाटर, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब गिन नहीं सकते इसको। अब पानी को, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, ब्लू पानी। नंबर 2, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लो भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ जी। चलो तो फिर वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपने पास रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम चीज वाटर अपने पास है, अनकाउंटेबल वर्ड है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, और अगर ये ऑलवेज सिंगुलर होता है तो वाटर के साथ आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीजेज हो जाएगा आपका। वाटर अनकाउंटेबल, फ्रीजेज हो गया। एक एग्जांपल और दीजिएगा। जैसे मान लो मैं एक ऑयल
प्लॉट ऑन वाटर, यानी जो ऑयल होता है ना, ऑयल वो पानी पे तैरता है, ऑयल जो होता है वो पानी पे तैरता है। चलो इसका सही आंसर बताओ। तो आप यही कहोगे कि साहब ये जो ऑयल दिया हुआ है ना, ऑयल, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल अगर हमेशा सिंगुलर होता है तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, नोट्स होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, द स्टार्स द स्टार शाइन एट नाइट। अब बताओ, द स्टार साइन एट नाइट, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। बताओ तो फिर। अब यहाँ जब आप देखोगे ना कि ये स्टार्स क्या है, स्टार्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल ही आती है, तो यानी साइन आंसर होगा। अब साइंस आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपका सब्जेक्ट एक स्टार की बात नहीं चल रही, स्टार्स दिया हुआ है और स्टार्स प्लूरल है साहब। और अगर स्टार्स प्लूरल है इसीलिए वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा, इसलिए यहाँ इसका यूज हुआ है। ये था आपका साइंटिफिक फैक्ट्स। फिर यहाँ पर देखो, कोई हैबिचुअल एक्शंस हो, परमानेंट एक्टिविटीज हो, एक साथ ही कर लो। परमानेंट एक्टिविटीज, हैबिचुअल एक्शंस, परमानेंट एक्टिविटीज, और साथ ही साथ डेली रूटीन। डेली रूटीन, रोजाना कोई भी बात हो, ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या फिर आई एस का यूज किया। क्लियर हो गई साहब बात, एस ई आई एस का यूज किया जाता है। जैसे यहां समझना, मैंने कहा माई फादर गो या गोज टू स्कूल बिफोर 9 AM। ठीक। अब मैंने पूछा कि साहब गो आएगा या गोज आएगा। माई मदर गेट या गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब साहब वही बात है, क्या आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वही सारी चीजें हैं। लो भाई, गेट और गेट्स में ये लिखा हुआ है। के बाद फिर देखो, क्या, जैसे मैंने बोला, वी हियर विद आर ईयर्स, वी सी विद आर आइज, आर होम, होम कर दो, हाउस नहीं, आर होम फेस इन द ईस्ट, शी टेक
बाथ बिफोर 7 AM। लो भाई, अब आपको बताना है कि इन सभी के आंसर्स क्या है और क्या नहीं है। चलो बताओ। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है माई फादर गो या गोस टू, माई फादर गो, ऑफिस करो रे यार यहाँ पर, या फिर टीचर मान लो, इसके पापा टीचर है, ठीक है, डेली स्कूल पढ़ाने जाते हैं। तो माई फादर गो या गोस टू स्कूल बिफोर 9 AM। मेरे पापा रोजाना 9 बजे से पहले स्कूल जाते हैं। तो ये डेली का काम हो गया, रोजाना का काम हो गया, टीचर है तो डेली पढ़ाने जाएंगे। तो माई फादर गो या गोस टू स्कूल बिफोर 9 AM। दूसरी बात, तुम कहोगे सर कैसे पता चला कि टीचर है? भाई जमा कराने रोज तो आदमी जाने से रहा। तो ये रोज कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। कब जाते हैं? बिफोर 9 AM, यानी 9 बजे से पहले की बात है। इसका मतलब डेली रूटीन की बात है। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? मेरे पास मेरा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, माय फादर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या है भाई? गोज है, इसलिए आंसर क्या होगा? ये होगा, ये नहीं होगा। माई मदर, मदर क्या है आपका? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, गेट्स आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ, जबकि सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी माता सुबह जल्दी उठती है। ये भी एक हैबिट है, आदत है। रोज रोज अगर काम हो रहा है तो वही क्या है? आपका डेली रूटीन ही तो आपकी आदतें हैं, डेली रूटीन ही तो आपकी हैबिट। फिर आता है कि माई मदर गेट या गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर देखो आपका सब्जेक्ट क्या है? मदर है। तो मदर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, मम्मी एक ही है, पापा एक ही है, तो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और वो वर्ब सिंगुलर होती है जिस वर्ब के पीछे क्या होता है? एस होता है। इसलिए ये आंसर हुआ। याद रखना है कि जब भी ये बात आए कि साहब की कौन सी वर्ब सिंगुलर है, तो याद रखना है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है जिस वर्ब के पीछे एस होता है। वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है जिस वर्ब के पीछे एस होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वी सब्जेक्ट है। वी का मतलब क्या होता है? हम होता है। ये क्या है? अपने आप में प्लूरल है। तो वी यानी हम, हियर विद ईयर्स। तो हम के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? हियर आ जाएगा। वी हियर विद आर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। हियर का हियर ही रहेगा। अब हियर का हियर ही रहेगा, इसका रीजन क्या है? हियर हियर रहेगा, इसका रीजन ये है कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। फिर यहाँ पर वी देखो, ये भी क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपका सी का सी रहेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आर होम, हमारा जो घर है, फेस इन द ईस्ट। तो हमारा घर, घर क्या है? सिंगुलर है हमारा। तो क्योंकि हम 5 लोग हैं, 5 लोग रहते तो एक ही घर में, तो घर तो एक ही रहेगा ना। तो हमारा घर कैसा है? सॉरी, हमारा घर फेस इन द ईस्ट, यानी हमारा घर ईस्ट में देखते हुए है। तो हमारा घर ईस्ट में देखते हुए है, इस हिसाब से यहाँ पर होम क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, फेसेस आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सी। सी का मतलब क्या हो गया? वह हो गया। ये अपने आप में क्या है? अपने आप में सिंगुलर है। और अगर ये अपने आप में सिंगुलर है, इस हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अपना टैग्स हो जाएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। तो ये बिल्कुल आपका टैग्स आंसर हो गया, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और सीधी सीधी और बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, ठीक है। इसके बाद फिर देखो यहाँ पर तो हो गया था। तो के बाद यहाँ पर देखो, नंबर 3, नंबर 4, बात करते हैं नंबर 6। और 6 नंबर कह रहा है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अगर कहीं पर आ जाए। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कहीं पर भी आ रही है तो भी आपका प्रेजेंट टेंस ही होगा। गणितीय संक्रिया है ना, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ आपसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज या आर 1, इज या आर 1। जाहिर सी बात है आपका जो सही आंसर होगा वो सही क्या होगा? आप इज आंसर होगा। फिर मैंने यहाँ लिखा 2 and 2, 2 and 2 मेक या मैग्स फॉर, मेक या मैग्स, विवादित क्वेश्चन है ये वाला।
आरपीएससी के अकॉर्डिंग मैक्स आंसर होता है, एसएससी के अकॉर्डिंग, मतलब एसएससी ने ये आंसर माना है, आरपीएससी ने एक बार क्वेश्चन आया था तो ये आंसर। और कोई भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है प्रेजेंट टेंस तो हुआ ही ना, क्योंकि यहाँ पर एस लग रहा है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं आगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ फिर ये बात करता है फिक्स्ड फ्यूचर प्लान को लेकर। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, अब फिक्स्ड फ्यूचर प्लान किसे कहते हैं भाई? मतलब भविष्य का पहले निर्धारित निर्धारित योजना, कोई भी निर्धारित योजना हो। देखो ये फिक्स्ड फ्यूचर प्लान का मतलब क्या है, समझो, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान का मतलब होता है कि ऐसा प्लान जो फ्यूचर के लिए फिक्स हो। अब आप कहोगे सर जब प्लान ही फ्यूचर फ्यूचर टेंस हो रहा है, देखो क्या होता है, तो फ्यूचर का होता है लेकिन प्रेजेंट में बन जाता है, सीक्वेंस में होता है, डेली होता है। ये बात तो ये। दूसरी बात, ये फिक्स्ड फ्यूचर प्लान इसलिए कहते हैं कि ऐसा फ्यूचर का ऐसा प्लान जो पहले से ही शेड्यूल में हो। मतलब बड़े लोगों के प्लान बनते हैं, हमारे तुम्हारे नहीं बनते। उनको 6 तारीख को कहाँ जाना है, 7 तारीख को जाना है, 8 तारीख को कहाँ जाना है, 9 तारीख को, वो पहले से ही फिक्स प्लान है, 2-4 महीने पहले ही। जैसे मान लो स्कूल है, अब हमें पहले से पता होता है कि आर स्कूल्स, हमारे जो विद्यालय हैं, रीओपन इन जुलाई। हमारे जो विद्यालय है वो जुलाई के अंदर खुलते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, रीओपन होंगे कब? रीओपन होंगे जुलाई में। जुलाई में रीओपन होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब जुलाई में ही रीओपन अगर होने हैं तो फिक्स है, वो पहले से ही फिक्स है। जब खुल इस जैसे अगस्त में एक शिविरा पंचांग बना हुआ है स्कूल वालों का, वो पहले से डिसाइड रहता है, वो सब कुछ, गर्मियों की छुट्टियां कब आएगी, हाफ ईयरली एग्जाम कब होंगे, क्या होंगे, कौन से महीने में। तो और स्कूल्स, हमारे विद्यालय, बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, कोई किस स्कूल में जाता है मोहल्ले से, कोई किस स्कूल में जाता है, इसलिए रीओपन का रीओपन प्लूरल ही रहेगा। फिर मान लो यहाँ मैंने लिखा माय फादर रिटायर इन अगस्त, ये ऐसे आ जाए, माय फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ। लो भाई, अब ये देखो, ये पहले से ही फिक्स है कि आदमी रिटायर कब होगा। जब इंसान ज्वाइनिंग करता है ना, ज्वाइनिंग के समय में ही उसकी रिटायरमेंट की डेट आ जाती है कि इस तारीख को भाई रिटायरमेंट हो जाए। इसीलिए ये कहा गया है कि रिटायरमेंट कब होगा, ये फिक्स है कि जब रिटायरमेंट हो। तो हम पहले से कि इस डेट को होगा, वो डेट आ गई, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? रिटायर्स, क्योंकि ये आपके क्या है? सिंग। ये स्कूल्स प्लूरल थे इसलिए रीओपन का रीओपन रहा, एस नहीं लगा। ठीक है, जैसे फिर मैंने यहाँ लिखा आरपीएम विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ। मतलब हमारे जो पीएम साहब है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, वो चाइना जाएंगे। और कब जाएंगे चाइना साहब? नेक्स्ट मंथ जाएंगे। तो हमारे पीएम साहब चाइना नेक्स्ट मंथ जाएंगे, ये पहले से फिक्स है, पहले से प्री प्लान है। क्यों है पहले से प्री प्लान? क्योंकि प्रधानमंत्री अचानक से तो गए, तो अरे यार क्या हाल चाल है, अरे मैं आ रहा हूँ यार, रूज आ भाई यार, मन जस्ट कमिंग, यू विल वेट फॉर, सॉरी, यू वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। अरे भाई नहीं है, अगर जाना है तो पहले से प्री प्लान है, पहले से फिक्स है। इसलिए यहाँ पर आर पीएम एक ही है, तुम्हारा हमारा सबका पीएम एक ही होता है। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अपना? सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब के साथ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। लास्ट में हम क्या करेंगे? यहाँ विजिट्स करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये 7 पॉइंट अपने कंप्लीट है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज कब किया? 2-3 चीजें याद रखो। वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब हमेशा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। वो वर्ब सिंगुलर होती है जिसके क्या होता है? एस।
और किस किस के लिए यूज़ करी जाती है ये भाई? सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर हैबिचुअल एक्शंस के लिए, परमानेंट एक्टिविटीज़ के लिए, डेली रूटीन के लिए, और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए, और फिक्स्ड फ्यूचर प्लान के लिए। इन सब के लिए इनका यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गई? तो अभी के लिए तो इतना ही। कल आपसे फिर मिलता हूँ सेम टाइम। थैंक यू।